नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरोपों में घिरे मंत्रियों का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया बचाव, कहा नहीं है कोई दागी। सुषमा और वसुंधरा को क्लीन चिट देने को कांग्रेस ने बताया अनैतिक। महाराष्ट्र एसीबी ने पंकजा मुंडे के मंत्रालय से मांगी सफाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी पंकजा को क्लीन चिट। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। गुजरात में बाढ़ से 70 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने किया हवाई दौरा। उत्तराखंड में रुकी गई चारधाम यात्रा, फंसे सैकड़ों श्रद्धालु। 2005 से पहले के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ी। 31 दिसंबर तक बदले जा सकेंगे पुराने नोट। 30 जून को ही खत्म हो रही थी मियाद। विश्व हॉकी लीग के सेमीफाइनल में भारत का आज पाकिस्तान से मुकाबला। फ्रांस और पोलैंड को हराकर अपने पूल में पहले नंबर पर भारत। गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। गुजरात में बाढ़ से 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए चारधाम की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। हेमकुंड समेत प्रदेश में कई जगहों पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की हैं, जहां भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बारिश का कहर अभी नहीं थमा है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा किया। पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से गिर, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट और अहमदाबाद जिले बुरी तरह पीड़ित हैं। बारिश से बेहाल लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 વાગે પાણી આવી ગયું છે, 4 ને 6 મિનિટે પાણી આવ્યું હતું અને પાણી આવતે જ ને 4 ને 8 મિનિટે પાણી અમારા માથા સુધી પૂગી ગયું। કોઈ પરિસ્થિતિ નથી કે અમારે શું કરવું। કોઈ ઢોર માટ બધું મરી ગયું છે, બધું ગયું છે। કેટલું બધું નુકસાન થયું છે। उधर उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी समेत कई जिलों में कल से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 48 घंटों का अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा सोनप्रयाग में ही रोक दी गई है। पहले से हैवी रेनफॉल की सूचना थी, उस लिहाज से सारी तैयारी थी। जहां जहां पर ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जो कि प्रोन एरियाज है, उन पे ऑलरेडी पहले से तैयारी की वजह से आज जहां भी यात्री फंसे हुए थे उन सभी को सुरक्षित जगह पे रखा गया है। इस बीच बारिश के बाद दक्षिण कश्मीर में भी कुछ निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में झेलम समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के रुक जाने के बाद हालात बेहतर हैं। श्रीनगर में अभी थोड़ी 2-3 घंटे थोड़ा ये बढ़ ही जाएगा, मगर अल्टीमेटली अंडर कंट्रोल है सारा। खुदा न खासा अगर कहीं और 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 3 दिन तो लोगों का हाल बुरा होगा। तो लोग तो मतलब अंदर से ही मतलब दम घुट रहा है लोगों का कि मतलब क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें। हालांकि बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सड़क पर वाहनों का लंबा जाम है। रास्ता बंद होने से यहां फंसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में हम अभी रुके हुए हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि रास्ता कब तक खुलेगा, हमें इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित राज्य के लगभग हर हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी मानसून की सक्रियता से कई जगह लोगों को राहत भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बड़ा असर इस बारिश का गुजरात में पड़ा है, जहां 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक है। सूरत से संवाददाता स्थानीय पत्रकार जयेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। जयेश, फिलहाल हालात कैसे हैं? राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है? क्योंकि जिस तरह की आशंका बारिश को लेकर पहले से जाहिर की गई थी, उसे लेकर तैयारियां मुफीद नहीं थी। फिलहाल क्या हालात हैं? जी देखिए प्रीति, फिलहाल तो हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने जो बाढ़ग्रस्त इलाका था वहां पर हवाई दौरा करके वहां पर जो लोगों की
राहत और बचाव की जो कामगिरी है उसका जायजा लिया था। और जो अब तक इस बाढ़ के अंदर 70 लोग की जो मौत हुई है उनको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा भी देने का ऐलान उन्होंने किया है। साथ ही राहत बचाव कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है। अभी बारिश रुक गई है, इससे थोड़ी राहत लोगों को मिली है और राहत बचाव कार्य के अंदर भी काफी सुकून से लोग वहां पर काम कर पा रहे हैं। और आने वाले 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी फिलहाल मौसम विभाग ने दी हुई है, लेकिन बारिश न होने के कारण अभी जो राहत और बचाव कार्य है वो बहुत ही तेजी से हो पा रहा है। अभी कौन से ऐसे इलाके हैं जयेश जहां से लोगों को निकालने का काम अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है? जी देखिए, सौराष्ट्र रीजन का जो अमरेली और गिर इलाका है वहां पर काफी बाढ़ के चलते काफी बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही वहां पर जो नदियां है वो अभी भी उफान पर है और वहां लोगों की फंसे होने की आशंका, क्योंकि कई जगह पर रास्ते टूट गए हैं, कई जगहों पर पुल टूट गए हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन को, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक प्रशासन के किसी भी अधिकारी को पहुंच पाना मुश्किल है। तो वो जगह पर आइडेंटिफाई करके वो जगह पर पहले ही तजुर्बा दे रहा है कि वहां पर जाके लोगों को राहत और बचाव सेवाएं पूरी की जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बारिश रुक जाने के कारण अब ये जो सारी सुविधाएं हैं जहां पर बाढ़ग्रस्त लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना आसान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश आपका इस जानकारी के लिए। स्थानीय पत्रकार सूरत से जयेश सोनी हमें बता रहे हैं कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन फिर भी सौराष्ट्र इलाके में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया और जो लोग मारे गए हैं, 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोपों से घिरे बीजेपी के मंत्रियों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी मंत्री दागी नहीं है। उधर वसुंधरा राजे के कार्यालय ने भी गुरुवार को बयान जारी करके इन खबरों का खंडन किया कि उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस ने मंत्रियों के इस्तीफे से इनकार को अनैतिक करार दिया है। Where is the moral high ground that the party talks about? Well, there is nobody who's tainted, please. अमेरिका दौरे से लौटे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान से ललित मोदी विवाद पर सरकार का रुख फिर साफ हो गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के सभी नेता बेदाग हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। The point is, they are not allowed to enjoy. They used to enjoy earlier. उधर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यालय ने बयान जारी करके इस्तीफा देने की खबरों को गलत बताया। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ने बयान में कहा कि कुछ टीवी न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही खबरें सही नहीं हैं। राजस्थान बीजेपी ने भी वसुंधरा राजे के इस्तीफे से इनकार किया है। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री जी के साथ है, पूरा हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री जी के साथ है। देखिए, जब आधारहीन आरोप है तो उसका क्या स्पष्टीकरण दिया जाए। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव को तानाशाही करार दिया। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नैतिकता को लेकर बीजेपी दोहरे मापदंड अपना रही है। दिस इज अ ग्रॉस आई वुड से एंटी नेशनल स्टैंड बिकॉज अ पर्सन एक्स चीफ मिनिस्टर एंड अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एट दैट टाइम saying that she doesn't want these facts to be known to the Indian authorities is a gross act of, I would say, impropriety, and she has to go. मैं समझता हूं कि अब कोई बहुत ज्यादा जगह या समय भाजपा के पास नहीं है। उनको इस वास्तविकता से मुकाबला करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि उनके मुख्यमंत्री ने, उस समय की नेता प्रतिपक्ष ने कानून का उल्लंघन किया। And the BJP is unable to decide whether Lalit Modi is a victim or a fugitive. ये पूरा विवाद लंदन में रह रहे ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलाने से जुड़ा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर पूर्व IPL कमिश्नर की मदद का आरोप लगा है। ललित मोदी के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ियों के कई मामलों में जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय पर बिना निविदा के खरीद करने का आरोप लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे को क्लीन चिट दे चुके हैं। कांग्रेस ने इसे 206 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।
महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को सफाई दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि खरीद के लिए पैसा केंद्र सरकार से आया था। अगर फरवरी में खरीद नहीं होती तो मार्च में पैसा वापस चला जाता। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई नियमों को ताक पे रखा गया है। हाँ, जहाँ तक जो चीजें सप्लाई हुई है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो जरूर उसकी जांच होगी और स्वयं पंकजा मुंडे जी ने भी ये बात कही है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। इस मामले में कांग्रेस पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी की महिला इकाई ने गुरुवार को मुंबई में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने बिना जांच के पंकजा मुंडे को क्लीन चिट देने पर सवाल उठाए हैं। एसीबी अपनी जांच शुरू करे और साथ साथ सरकार को चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से हो। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री बगैर पूरे प्रकरण की जांच किए ही क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में बिना निविदा के खरीद की शिकायत की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि की है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी सरकार के पहले बजट को ऐतिहासिक बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये हर किसी के लिए है। जनता की रायशुमारी से बने इस बजट को दिल्ली सरकार देश का पहला स्वराज बजट बता रही है। बजट में शिक्षा के साथ ही मेडिकल और परिवहन सुविधा बढ़ाने पर खासा जोर रहा। लेकिन मनोरंजन कर में इजाफे से सिनेमा देखना महंगा हो गया है। वहीं बीजेपी ने बजट को छलावा करार दिया तो कांग्रेस ने वाईफाई के लिए महज 50 करोड़ आवंटित करने को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अपनी चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की। सरकार ने 41,129 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा रकम 5,908 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय यानी एमसीडी के लिए रखे गए हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादे यानी बिजली पानी सब्सिडी के लिए 1,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं डीटीसी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 1,084 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस पैसे से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बढ़ते घाटे को कम किया जाएगा। दिल्ली में बस यात्री, विशेषकर महिला यात्री यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी डीटीसी बसेज में और क्लस्टर बसेज में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने जमाखोरों पर सख्ती बरतने के साफ संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने कहा कि राज्य में हर तरह की लाइसेंस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। शिक्षा के बजट में भी 106% का इजाफा किया गया है। 25 नए स्कूल बनाने का काम भी शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में 50 करोड़ की लागत से फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के गाँव में भी फ्री वाईफाई उपलब्ध होगा। लेकिन दिल्ली के ज्यादातर रिहायशी इलाकों को अभी फ्री वाईफाई के लिए इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। This Delhi budget is totally disappointing in the sense that it is a fake budget. Why is it a fake budget? Because if you look at the revenue growth, the tax collections growth in last year, it was just 2.6%. Whereas they have increased the total budget size by 12%. This is totally absurd. ये महंगाई देने वाला बजट है और जबरदस्त महंगाई दिल्ली के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज कैसे मिलेंगी, इसका इस बजट में पूरी तरह से नदारद है। इस बजट में प्रशासन से जनता को सीधे जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। अब हर तरह के प्रमाण पत्र के लिए ई डिस्ट्रिक्ट सेवा शुरू की जाएगी। ठेकेदारों को भुगतान तभी किया जाएगा जब जनता काम से संतुष्टि का सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके अलावा 253 करोड़ से एक स्वराज फंड की व्यवस्था की गई है। इस पैसे को खर्च जनता ही करेगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए विश्व हॉकी लीग में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत आज। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं देश के एक बेहद खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ में। हमारे पिताजी कपड़े के व्यापार में थे। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थी। अपने व्यापार से जो समय मिलता था वो धार्मिक कार्यों में समय लगाते थे।
और इस बैकग्राउंड के अंदर अपनी परवरिश हुई। कॉलेज में जाने का मैं सबसे पहला था परिवार का। एक मॉरल डिग्रेडेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू में आई, जिससे राजनीति भी अछूत ही नहीं रही। महामहिम राज्यपाल के इस एपिसोड में हमारे आज के मेहमान हैं बलराम जी दास टंडन। आवाज और गायकी का मुख्तलिफ अंदाज। कोई म्यूजिक भी आप सीखें, किसी प्रकार का संगीत सीखें, आपको क्लासिकल का आधार बनाना बहुत जरूरी है, उसकी बुनियाद बनानी जरूरी है। घरानेदार गायकी का रोशन चिराग। क्लासिकल मौसीकी ना कभी खत्म हुई है ना होगी। मिलिए शख्सियत में दिल्ली घराने की मशहूर मारूफ हस्ती उस्ताद इकबाल अहमद खान से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से 2005 से पहले के नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 2005 से पहले जारी नोट 31 दिसंबर 2015 तक बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के नोटों को चलन से हटाने के लिए लोगों से नोटों को या तो अपने बैंक खाते में जमा कराने या फिर किसी बैंक शाखा से बदलवाने को कहा है। पहले इसकी समय सीमा 1 जनवरी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था और अब इसे 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 2005 से पहले के नोटों की पहचान करना आसान है। इन नोटों के पीछे की तरफ छापे जाने का साल अंकित नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बेस रेट में 0.05% की कटौती की है। अब आईसीआईसीआई बैंक का बेस रेट घटकर 9.7% रह गया है। इसके चलते अब बैंक के जरिए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सस्ती ब्याज दरों पर मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 जून को जारी चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक ऋण और मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी, जिसके बाद कई प्रमुख बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बैंक प्रमुखों के साथ हुई बैठक में आरबीआई की नीतिगत दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने और ब्याज दरों में और कमी करने की बात कही थी। अब आपकी ट्रेन रद्द होगी तो रेलवे एसएमएस से इसकी जानकारी आपको देगा। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सेवा शुरू की है। फिलहाल ये एसएमएस ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से ट्रेन लेने वाले यात्रियों को ही मिलेगी। धीरे धीरे इसे दूसरे स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पैसेंजरों को टिकट लेते वक्त अपना मोबाइल नंबर देना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मनमाने हवाई किरायों पर लगाम लगाने के लिए कोई व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। इससे मुसाफिरों को ज्यादा हवाई किरायों से राहत मिल सकेगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक मंत्रालय ने प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसके लिए सरकार को नियमों में बदलाव करना होगा। नियम के मुताबिक 150 किलोमीटर की परिधि में दूसरा हवाई अड्डा नहीं हो सकता। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने एक नया एकीकृत दवा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसे गुरुवार को लॉन्च कर दिया गया। इस नए सिस्टम के तहत सभी दवा निर्माताओं को उत्पादन डेटा, खरीद स्रोत और उत्पाद सूची की जानकारी मुहैया कराने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। अब तक शीर्ष 100 कंपनियों में से कई कंपनियों ने इस सिस्टम के तहत खुद को रजिस्टर करा लिया है। इस नए मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए फार्मा सेक्टर से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सकेगी, जिसमें देश में दवा बनाने वाली कंपनियों के अनिवार्य रिटर्न, आयात, वितरण के अलावा सभी जरूरी रिपोर्टों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। Workflow system for processing. It will also Minister of State for Chemicals and Fertilizer. चुनाव आयोग ने तेलंगाना के नोट के बदले वोट मामले से जुड़े कागजात मांगे हैं। आयोग ने हैदराबाद में एसीबी की विशेष अदालत में आवेदन करके सभी कागजात देने की अपील की है। आयोग ने कहा कि एसीबी ने जितने भी कागजात कोर्ट के सामने रखे हैं, उन्हें चुनाव आयोग को भी मुहैया कराया जाए। इस मामले में टीडीपी विधायक रेवांथा रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। उन पर तेलंगाना विधानसभा की मनोनीत सदस्य को घूस देने का आरोप है। इस बीच एएनआई ने खबर दी है कि रंगारेड्डी जिला अदालत ने हैदराबाद पुलिस को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। भारत ने नेपाल को पुनर्निर्माण में मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। इसके तहत भारत नेपाल को $1 अरब की मदद देगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं के सम्मेलन में इसका ऐलान किया।
नेपाल में अप्रैल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से भारत अपने पड़ोसी देश की हर तरह से मदद कर रहा है। काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल में बुनियादी ढांचे और प्रमुख धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए $1 अरब मदद देने का ऐलान किया। इसमें 1/3 की रकम अनुदान और बाकी कर्ज के रूप में मिलेगी। भारत अगले 5 साल में $2 अरब की सहायता देगा। The PDNA report estimates huge reconstruction needs of $6.7 billion. Mobilization of resources of this magnitude is a challenging task, but Nepal is not alone. नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस मौके पर पुनर्निर्माण के काम के लिए करीब $7 अरब की अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत बताई। Recover and rebuild better and stronger. Many people are living in temporary shelters. We want to make it easier for them to leave the disaster behind and move on. विदेश मंत्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव से भी मुलाकात की और नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मदद हासिल करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 60 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई संगठनों ने मदद का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में अभी भी करीब 28 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप में 9,000 लोगों की मौत हो गई थी और भारी तबाही हुई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इधर काठमांडू में सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का मामला उठाया। चीन के विदेश मंत्री ने भी लखवी मामले पर फिर से विचार करने का भरोसा दिया है। इस बीच पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए चीन ने साफ किया है कि लखवी मामले पर संबंधित पक्षकारों को बातचीत करनी चाहिए। काठमांडू में भारत और चीन के विदेश मंत्री मिले तो भारत ने लश्कर आतंकी लखवी का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि लखवी कोई आम आतंकवादी नहीं है, वो 166 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में चीन का इस मामले में उठाया गया कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग से मेल नहीं खाता है। She said that China's stand on this matter is at variance with the excellent progress that has been achieved in India-China bilateral relations. The Chinese foreign minister agreed to look into this matter and said categorically that China opposes all forms of terrorism and that there was every reason for India and China to cooperate closely together on anti-terrorism efforts. लखवी मामले की समीक्षा करने का भरोसा देने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि संबंधित पक्षकारों को बातचीत करनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने पीटीआई को बताया कि चीन और भारत समेत अन्य संबंधित पक्षकारों को इस मामले पर बातचीत बरकरार रखनी चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं है कि अन्य पक्षकारों में पाकिस्तान शामिल है या नहीं। चीन ने हाल में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में लखवी की रिहाई के खिलाफ भारत के प्रस्ताव को वीटो किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अब सार्क संगठन के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ेगा। सार्क के नेतृत्व की बजाय भारत अपना सहयोग ढांचा और निर्माण कोष बनाएगा और सदस्य देशों को इसका फायदा लेने की पेशकश करेगा। भारत की लगातार कोशिशों के बावजूद सार्क मजबूत संगठन के तौर पर नहीं उभर पा रहा है। इसके चलते भारत की रणनीतिक जरूरत और सहयोग का उचित माहौल नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग की नीति में आगे बढ़ रहा है। That we want them to be extremely friendly to us and we want to be friendly with them. We want to grow together, want to prosper together, and therefore we are willing to pay even a price to make that happen. And therefore, as you mentioned, we'll develop an infrastructure, give it to them for use. So this is something which we are already willing to take, not a leadership role, but a role commensurate with India's standing in the region. भारत ने पिछले दिनों सार्क सैटेलाइट बनाने की घोषणा की थी और सदस्य देशों को इसमें सहयोग करने की पेशकश की थी। अब इसे दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। This regional integration which we all think of, in case not collectively, we will pursue it sub-regionally. In case sub-regionally not possible, unilaterally we are going to have this cooperation,
consolidated. One last word, we are doing it with a lot of hope. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय बनाने में भी भारत को सहयोग के इस मॉडल में सफलता मिली है। भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ने सड़क मार्ग समझौता करने के लिए भी सार्क का इंतजार नहीं किया। सार्क संगठन में पाकिस्तान का रवैया असहयोग भरा रहा है। भारत की नई पहल से पाकिस्तान पर भी रणनीतिक दबाव बढ़ेगा। इस मामले में भूटान के साथ सहयोग को भारत आदर्श मान रहा है। जिस तरह पनबिजली और अन्य क्षेत्रों में भूटान के सहयोग से भूटान की प्रति व्यक्ति आय आज भारत से भी आगे आ गई है, सार्क देशों के लिए यह अनुकरणीय साबित हो सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। हॉकी में आज भारत के लिए खास दिन है। हॉकी वर्ल्ड लीग में अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर शानदार लय में चल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज पाकिस्तान से है। आज होने वाले सेमीफाइनल मैच में निश्चित तौर पर भारतीय टीम अपनी जीत के क्रम को जारी रखने के मकसद से उतरेगी। बेल्जियम के एंटवर्प में खेली जा रहे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक फ्रांस और पोलैंड को हरा चुकी है और अपनी रणनीतियों को लागू करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में पोलैंड को हराया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारत पहले ही ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की निगाह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर लगी हुई है। मास्टर ब्लास्टर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर को इस सदी का सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस सदी के लिए 100 महान खिलाड़ियों के चयन एक ऑनलाइन पोल के जरिए किया, जिसमें सबसे ज्यादा वोट सचिन तेंदुलकर को मिले हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस अनोखे सर्वे में सबसे ज्यादा 23% वोट तेंदुलकर को मिले हैं। वहीं श्रीलंका के मौजूदा दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा दूसरे महानतम खिलाड़ी बने, जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट रहे। सर्वे में चौथे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग आए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में तेंदुलकर के बाद इस सर्वे में राहुल द्रविड़ 11वें नंबर पर रहे। तेंदुलकर की तरह द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। बात टेनिस की करें तो भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने WTA एगन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला युगल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने गैर वरीय ताइपे की हाउचान और इटली की फ्लाविया पेनेटा की जोड़ी को 3 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 4-6, 6-3, 10-6 से हराकर 1 घंटे 13 मिनट में जीत हासिल करके अंतिम 4 में जगह बना ली। सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया और हिंगिस की जोड़ी का मुकाबला कैरोलिना गार्सिया और कतरीना सेब्राटनिक से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। आरोपों में घिरे मंत्रियों का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया बचाव, कहा नहीं है कोई दागी। सुषमा और वसुंधरा को क्लीन चिट देने को कांग्रेस ने बताया अनैतिक। महाराष्ट्र एसीबी ने पंकजा मुंडे के मंत्रालय से मांगी सफाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी पंकजा को क्लीन चिट, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। गुजरात में बाढ़ से 70 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने किया हवाई दौरा। उत्तराखंड में रोकी गई 4 धाम यात्रा, फंसे सैकड़ों श्रद्धालु। 2005 से पहले के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ी, 31 दिसंबर तक बदले जा सकेंगे पुराने नोट। 30 जून को खत्म हो रही थी मियाद। विश्व हॉकी लीग के सेमीफाइनल में भारत का आज पाकिस्तान से मुकाबला। फ्रांस और पोलैंड को हराकर अपने पूल में पहले नंबर पर है भारत।